सबको प्रणाम करता हूं। प्रणाम। बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सबके साथ बात कर रहा हूं फेसबुक के माध्यम से। बहुत ही सुंदर विषय है जिस पर हमारी बात होगी आज। इस विषय में कि कला जो है वो समाज के लिए, जीवन के लिए, इस संसार के लिए औषधि है। मैं इस विषय में अपना दृष्टिकोण रखूंगा कि मेरी दृष्टि क्या है, मेरी दृष्टि क्या कहती है इस विषय में। सबसे पहले बात यह है कि उस रचयिता ने, जिसने इस इतने सुंदर सृष्टि को रचा है, क्या इससे भी बड़ा कोई साहित्य है? क्या इससे भी बड़ी कोई कला है? और इस सृष्टि में उस रचनाकार की सबसे उत्कृष्ट रचना मनुष्य है। हम सब मनुष्य हैं। समय बीत रहा है, युग बदल रहा है। उस रचनाकार ने मनुष्य को मनुष्यता दी, मनुष्यता से परिपूर्ण किया, समर्थ किया। और मनुष्य पशुता पे उतर रहा है। इसका क्या कारण है? क्यों मनुष्य बीमार होते जा रहा है? अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और पूरे सृष्टि के प्रति। क्यों मनुष्य इतना लापरवाह हो रहा है? कौन सी ऐसी औषधि है जो मनुष्य को ठीक करे? मनुष्य का ये जो रोग है, जो रोग लग गया है, गैर जिम्मेदाराना रोग, अपने दायित्व से मुंह मोड़ देने वाला रोग, पशुता पे उतर जाने वाला रोग। क्या कला वो औषधि है जो मनुष्य को ठीक कर सके? मनुष्य को अभी सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने इस शरीर को समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर क्या है। सभी जानते हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आत्मा है, मन है, बुद्धि है, सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जीवित हैं, बीमार पड़ते हैं तो दवाई ले लेते हैं। क्या जीवन जीने के लिए इतना ही जानना काफी है? नहीं। हम सांस तो ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या हम सांस लेना जानते हैं? इस सृष्टि में कौन कौन है जो पूरी तरह से सांस लेता है और सांस लेना जानता है? एक तो संत हैं, सिद्ध हैं। खैर मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, लेकिन एक गायक है, एक सिंगर है जो श्वास लेना जानता है, और एक एक्टर है जो श्वास लेना जानता है।
लेकिन क्या आज का एक्टर या आज का आम व्यक्ति, आम मनुष्य सही ढंग से श्वास लेना जानता है? क्या कला सिखा सकती है कि श्वास लो ठीक से? हम श्वास लेना जान जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये जो आजकल हंगामा चल रहा है, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, रोग गतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, ये क्या है? अगर हम ठीक से सांस लें तो गतिरोधक क्षमता ऐसे ही बढ़ जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे, पुष्ट हो जाएंगे, हमारा पाचन कमाल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि सांस लेते कैसे हैं? श्वास 3 प्रकार का है। एक स्थूल श्वास है जो हम लेते हैं, फेफड़े तक जाता है, आता है, जाता है, आता है, जिससे ऑक्सीजन मिलता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है, फिर सारी नाड़ियों में घूमकर ब्लड आता है, अपने हृदय के दाहिने आलंदी से निकलता है, फिर दूसरी श्वास लेते हैं, उससे ऑक्सीजन लेता है, फिर घूमता है, फिर आके ऊपर आके फिर बाईं आलंदी से आके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, वो हम बाहर छोड़ते हैं। एक प्रक्रिया है स्थूल श्वास का कि ऑक्सीजन लेते हैं, शरीर को मिलता है, जहां तक हमारा जो रक्त है, हमारा जो खून है, वो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा सकता है, वो पहुंचता है। और ये आम मनुष्य ऐसे ही सांस लेता है, कोई जल्दी जल्दी लेता है, कोई छोटी लेता है, कोई थोड़ी बड़ी लेता है, श्वास लेता रहता है, जाने अनजाने ये विधि चलता रहता है। श्वास ले रहे हैं और जीवित हैं। क्या ये सही ढंग है श्वास लेने का? दूसरा श्वास है सूक्ष्म श्वास। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जब हम लंबी श्वास लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो ये सांस हमारी उन नाड़ियों तक पहुंचता है। ये सूक्ष्म श्वास की विधि है। क्यों कहते हैं थोड़ी सी भी घबराहट होती है, कुछ भी तबीयत गड़बड़ लगती है, क्यों कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, लंबी गहरी सांसें लो, बैठ जाओ, टेक लॉन्ग ब्रीथ, टेक डीप ब्रीथ, कहते हैं ना अंग्रेजी में, टेक डीप ब्रीथ, टेक लॉन्ग ब्रीथ, लंबी सांस, गहरी सांस लो, ठीक हो जाओगे। और आदमी बैठ के ये श्वास लेता है। ये श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है लेना। हर रोज कम से कम सबको नियमित रूप से 50 श्वास लेना चाहिए, लंबी और गहरी श्वास। ये हमारे 72,000 नाड़ियों को प्रभावित करता है। तीसरा श्वास है सूक्ष्मतम श्वास, जो आम व्यक्ति नहीं ले सकता। ये सिद्ध पुरुष, संत, तपस्वी ही लेते हैं, क्योंकि ये इस श्वास का जो नली है वो सुषुम्ना है। श्वास लेना सीखना बहुत आवश्यक है, और विशेषकर कलाकारों को तो बहुत आवश्यक है, गायक को और एक्टर को। क्योंकि मैं एक्टर हूं तो एक्टर की बात कर रहा हूं। एक्टर को श्वास लेना जानना बहुत आवश्यक है। जब एक्टर परफॉर्म करता है, वो उछल कूद भी कर रहा होता है, तो श्वास फूलना नहीं चाहिए, श्वास को बचा के रखना है। जब वो वाचिक अभिनय कर रहा है, जब बोल रहा है, संवाद बोल रहा है, तो श्वास पे उसका नियंत्रण होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए श्वास की विधि क्या है, श्वास क्या है। और श्वास की विधि जान गए दोस्तों, तो 80 साल की उम्र तक आपका श्वास नहीं फूलेगा, श्वास की कोई बीमारी नहीं होगी। ये मैं नहीं, शास्त्र कहता है। इसके विषय में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भी लिखा है
हम कैसे बोलते हैं? जब इस जीवात्मा को बोलने की इच्छा होती है तो हम बोलते कैसे हैं? जीवात्मा मन को प्रेरित करता है, मन अग्नि को, अग्नि नाभि के पवन को, और नाभि से पवन उठता है, हृदय, कंठ और शीर्ष तक पहुंचता है, मंद्र, मध्य और शीर्ष। ये जो उठता है नाद है, इस नाद के 3 भेद हैं, मंद्र, मध्य, शीर्ष। और इसी नाद से श्रुतियां निकली हैं, 22 श्रुतियां। अब 22 ही क्यों? क्योंकि एड़ी, पिंगली, सुषुम्ना जो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, उसके साथ हृदय के पास से 22 नाड़ियां संलग्न होती हैं, और इसलिए 22 श्रुतियां पैदा होती हैं। वही श्रुतियां हमें सुनाई देती हैं, उन्हीं श्रुतियों से स्वर पैदा हुआ है। हम जब बोलते हैं, हृदय, कंठ, नासिका, सिर होते हुए, फिर निःसृत होते हुए मुख से तालु, जिह्वा और दंत के साथ मुख से ध्वनि प्रकट होती है, ध्वनि निकलती है। ये विधि जानना आवश्यक है। एक स्वस्थ कलाकार को, एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक स्वस्थ अभिनेता को, कि हम बोलते कैसे, हम सांस कैसे लेते हैं, हम बोलते कैसे हैं। और उन्हीं श्रुतियों से स्वर बना है, 7 स्वर, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये 7 स्वर। और फिर स्वर के बाद फिर राग। स्वर जब व्यवस्थित होता है तो राग बनता है। मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और भारतीय शास्त्रीय संगीत में 72 प्रमुख रागे हैं। कहते हैं अगर हम उन रागों को जानें, अगर उन रागों को भक्ति भाव से स्वरबद्ध तरीके से कोई गा रहा है, गाने वाला, तो उस गाने वाले के साथ साथ सामने जो श्रोता विद्यमान है, उन दोनों के 72 के 72,000 नाड़ियों पे उसका असर पड़ता है। क्योंकि एक एक राग को सुनने के बाद एक एक नाड़ियों से ऐसे द्रव्य स्त्राव होते हैं, ऐसा सिक्रीशन होता है जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है, स्वस्थ करता है, शरीर के लिए आवश्यक है। एक से एक राग, एक से एक बीमारियों के लिए राग है। मेघ मल्हार तो आपने सुना ही होगा, बारिश हो जाती थी, शंकर राग, इस तरह से कई राग हैं। उन सब का समय भी तय है कि किस समय कौन सा राग सुने। अगर गलत समय पे गलत राग सुन लिया आपने तो अस्वस्थ हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। हर राग को सुनने का एक विशेष समय है। शाम को सुने, सुबह में सुने, गोधली वेला में सुने, प्रातः काल को सुने, ब्रह्म मुहूर्त में सुने, अर्धरात्रि में सुने, दिन के मध्य में सुने, दोपहर में सुने, कब सुने, हर राग के साथ समय भी तय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पूरी तरह से चिकित्सा है, पूरी तरह से। इसके बारे में जानना चाहिए। संगीतकार जानते हैं, वाद्य यंत्र वादक जानते हैं, गायक जानते हैं। जो बहुत ज्यादा अवेयर है वो जानता है।
रागों का विस्तार ही तो तान है। तान क्या है? फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो लय। हर चीज में लय है, हर रवानगी है, एक लय है इस सृष्टि में। इन पेड़ों में, पौधों में, वायु में, पवन में एक लय है। हमारे शरीर में भी एक लय है। वो दूसरी बात है कि हम बेलय घूमते रहते हैं, बेलय बातें करते रहते हैं, बेलय अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं। जितना हो सके अपने शरीर का मिसयूज करते हैं, शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। और सब कहते हैं मन चंचल है ना, मन की वजह से हो रहा है। ये शरीर एक रथ है, ध्यान दीजिए, ये शरीर एक रथ है और उस रथ में 5 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा और स्पर्श। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 घोड़े हैं। मन उसका लगाम है, उस रथ का, और बुद्धि के हाथ में वो लगाम है मन का, और उसका सारथी है आत्मा। लेकिन आत्मा का वश नहीं चलता जब बुद्धि अगर लगाम को इधर उधर खींच दे, यानी मन को जहां चाहे भटका दे। और मन भटकता है इंद्रियों के माध्यम से, 5 इंद्रियों के माध्यम से। जानना होगा, मन तो कुछ करता ही नहीं। सभी इंद्रियों के बारे में मन जानता है, लेकिन मन को जो कुछ भी व्यक्त करना है वो इन इंद्रियों के माध्यम से ही व्यक्त करता है। नाद, मतंग मुनि ने कहा है कि नाद से बड़ा कुछ नहीं है। नाद से ही सबकी उत्पत्ति है, नाद के बिना कुछ है ही नहीं। जो है वो नाद ही है, और नाद ही सब कुछ करता है। और नाद हर कण कण में इस सृष्टि के गुंजायमान है। हमारे शरीर में भी गुंजायमान है, हर क्षण, प्रतिपल, निरंतर। वो नाद जब रुक जाए तो मनुष्य की मृत्यु 1 सप्ताह में हो जाती है। वो नाद सुनना अगर बंद हो गया, इसका मतलब मनुष्य अब जाने वाला है। कला वो औषधि है। वांग्मय साहित्य में एक श्रव्य काव्य है, एक दृश्य काव्य है, और दोनों नाट्य में है। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य के बीच अभिनेता है, उसका अभिनय है, वो आंगिक है, अंग से करता है। उस काव्य को दृश्य बनाने के लिए संवाद बोलता है, वाचिक, कपड़े पहनता है, आहार्य, वेशभूषा उस तरह का बनता है। और सात्विक एकाग्रचित मन से वो अभिनय करता है, श्रव्य काव्य को दृश्य काव्य में बदलता है। ये अभिनय करता है, एक अभिनेता करता है। अभिनेता अगर सच्चा है, सच्ची तैयारी है, कमाल की है, तो अभिनेता कभी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी औषधि ही कला है। उस अभिनेता की औषधि अभिनय है। 102 डिग्री बुखार है, पता नहीं शो कैसे होगा, रिहर्सल कर लिया, लाइन्स वाइन्स कर लिया, ठंड लग रही है, कांप रहा हूँ, दवाई ले ली है, क्या करूँ, तीसरी घंटी जाने वाली है,
तीसरी घंटी गई और हमने मंच पे प्रवेश ले लिया। नाटक शुरू हुआ। परफॉर्मेंस के वक्त हमें पता ही नहीं चला हम बीमार हैं, 102 डिग्री का बुखार है, और हम बेस्ट परफॉर्मेंस करके पूरी ऊर्जा के साथ शो खत्म के होने के बाद लोगों से मिलते हैं। और जब हम कहते हैं कि यार बीमार हूं, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ा गई है, तो लोग कहते हैं कौन कह रहा बीमार है, तुमने तो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। ये ऊर्जा, बीमारी गायब, 102 डिग्री का बुखार गायब। ये क्या है? ये जो कला है वो अंदर से जैसे जागृत होती है, बीमारी गुल, बीमारी गुल, बुखार गुल, सर्दी खांसी गुल। और जितना टेंशन भी है बाहर का कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो टेंशन भी गुल। भूख भी लगी हुई है, खाना नहीं खाया है सुबह से, लेकिन शो में जाना है, शो करना है, कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ। पता चला कि हमने प्ले कर दिया भूखे पेट, और भूख लगी हुई थी। उस दिन हमारा परफॉर्मेंस उत्कृष्ट हुआ, उत्कृष्टतम हुआ। जब भूखे पेट हम करते हैं, ये क्या है? ये कौन सी शक्ति है? ये कौन सी ऊर्जा है? ये है हमारी कला, हमारा अभिनय, हमारा नाटक। क्योंकि जब हम नाटक करते हैं, जब अभिनय करते हैं किसी भी चरित्र का, और अपने वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनय से, विभाव के माध्यम से, जब प्रेक्षक को ज्ञान होता है कि हम अभिनय कर रहे हैं, और अनुभव के माध्यम से जब अनुभूति होती है प्रेक्षक को कि हम अभिनय कर रहे हैं, अस्थाई भाव और संचारी भाव से जो रस की निष्पत्ति होती है, उसका रसास्वादन पहले एक्टर करता है, अभिनेता करता है, फिर दर्शक करता है, प्रेक्षक। उस रस का रसास्वादन भावहीन रस नहीं होता, और रसहीन भाव भी नहीं होता। केवल निर्भर करता है कि एक एक्टर कैसे कर रहा है। वो जब करना शुरू करता है तो उसकी ऊर्जा ऐसे ही केंद्रित हो जाती है। क्योंकि एक्टर का ऊर्जा का संरक्षण भी जो है, ऊर्जा का केंद्रीकरण भी है, बहुत आवश्यक है। ये एक्टर को आना चाहिए। औषधि क्या है? यही तो औषधि है। कला की औषधि क्या है? कोई दवाई की दुकान की औषधि थोड़ी है कि एलोपैथिक का है, आयुर्वेदिक का है, होम्योपैथिक का है। कला की औषधि यही है जो हमारे भीतर है, हमने जागृत किया है, और जब हम करने जाते हैं तो सब बीमारी, सब रोग दूर और ज्वान्वित हो जाते हैं। अभिनेता वो शिल्पकार है जिसके हाथ में छेनी भी है और हथौड़ी भी है, लेकिन सामने कोई पत्थर नहीं है तराशने के लिए। वो छेनी हथौड़ी स्वयं पे मारता है, स्वयं को तराशता है। स्वयं को तराशना अभिनेता का काम है। और जो अभिनेता स्वयं को तराश लिया, उसके लिए कला औषधि ही औषधि है। ललित कला की कोई भी कला हो, चाहे वो चित्रकारी क्यों ना हो, चाहे वो शिल्पकारी क्यों ना हो, कोई भी कला हो, छेनी हथौड़ी हाथ में है और स्वयं को तराश रहे हैं, किसी और को नहीं तराश रहे हैं। बीमार कैसे पड़ेंगे? यही तो औषधि है एक्टर का, कलाकारों का।
हमने नाटक पे एक कविता लिखी है, मैं सुनाना चाहूँगा। ये मौका भी है और सीधी मैं आया था, वहाँ मिला मैं तमाम रंगकर्मियों से और बड़ा अच्छा लगा मिलके। बहुत ही कमाल करते हैं सीधी के लोग, सीधी के एक्टर्स। लगातार परफॉर्मेंस करते हैं, महीने महीने 2-2 महीने का परफॉर्मेंस, लगातार फेस्टिवल। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक लगातार लाइव परफॉर्मेंस चल रहा था कल। बताइए, अलग अलग कलाकारों का यह जज्बा है थिएटर करने का। ये नीरज और उनके पूरे टीम को मैं बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं आपके माध्यम से, आपके फेसबुक के माध्यम से जुड़ा हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है नीरज। और मैं एक बात और बताता हूं, नीरज और उनकी पूरी टीम, शिवा है, नीरज है, रोशनी है, ये जितने लोग हैं, करुणा है, और भी सबका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और उनके एक अनूप मिश्रा जी हैं, डॉक्टर हैं, वो पूरा सहयोग करते हैं नीरज को और उनकी टीम को। लोक कथाएं, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, थिएटर कहते हैं परंपराओं का विस्तार है। यही तो विस्तार है जो आप लोग कर रहे हैं, सीधी के एक्टर, सीधी के कलाकार, मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ के और भी कई राज्य हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दक्षिण भारत में भी कई राज्य हैं जो लोक परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं थिएटर के माध्यम से, नाटक के माध्यम से। लोक गीत हो, लोक संगीत हो, लोक कथाएं हो। क्योंकि कथा वाचन और कथा श्रवण ये हमारी परंपरा रही है। जब कथा वाचन और कथा श्रवण करते हैं तो अद्भुत अद्भुत अनुभूति होती है। मैं वो कविता सुनाता हूं, नाटक। शीर्षक है नाटक। कला का उत्कृष्ट रूप नाटक। कला का उत्कृष्ट रूप नाटक। काव्यों का उत्कृष्ट काव्य नाटक। कला का उत्कृष्ट रूप नाटक, काव्यों का उत्कृष्ट काव्य नाटक, उत्कृष्ट काव्य का उत्कृष्टतम रूप नाटक। विचारों की व्यापकता नाटक। विचारों की व्यापकता नाटक। विषयगत समग्रता से परिपूर्ण नाटक। काव्य, गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, शिल्प, ललित कलाओं का कोश नाटक। साहित्य का संसार नाटक। शब्दों का प्रसार नाटक। रंगों का बौछार नाटक। रसों का संचार नाटक। भावों का भंडार नाटक। नेपथ्य का प्रभार नाटक। व्यक्तित्व का निखार नाटक। तालियों का पुरस्कार नाटक। भावों का भंडार नाटक। रंग कर्म का उद्गार नाटक। समाज का सरोकार नाटक। परंपराओं का विस्तार नाटक। संस्कृति का प्रतिबिंब नाटक। समाज का दर्पण नाटक। रंगकर्मी का तर्पण नाटक। अभिनेता का समर्पण नाटक। जीवन का स्वाद नाटक। हर रोग की औषधि नाटक। संगीत की सुगंध नाटक। आहार्य का सौंदर्य नाटक। सौंदर्य की फुहार नाटक। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ, जिह्वा का उच्चार नाटक।
सुर राग लय ताल गति का परिवार नाटक, भरत मुनि का उपहार नाटक, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ से व्याप्त नाटक, ऋग्वेद का संवाद नाटक, यजुर्वेद का अभिनय नाटक, सामवेद का संगीत नाटक, अथर्ववेद का रस नाटक, ब्रह्मा जी रचित पंचम वेद नाटक। ये नाटक पे एक कविता हमने आपको सुनाई जो हमने लिखी है, स्वरचित कविता नाटक। एक तरह से नाटक की विषय सूची है और नाटक में क्या क्या होता है, नाटक में क्या क्या चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या कुछ है अंदर जिसे जागृत करना चाहिए, वो सब कुछ इस कविता में हमने पिरोने की कोशिश की है। और बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि काफ़ी लोग आए हैं। सबको प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। कविताओं के लिए कुछ बचा है क्या? अब मैं इसका जवाब क्या दूं? मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि नाटक जो है वो आध्यात्मिक यात्रा है। अभिनेता आध्यात्मिक व्यक्तित्व है और अभिनय आध्यात्मिक साधना है। उसे यूं ही ना लीजिएगा, उसे यूं ही ना लीजिएगा। जो आप सोचते हैं कि ये करूंगा, वो सूखी मिट्टी पे शब्द लिखने के बराबर हैं। हवा का झोंका आएगा, सूखी मिट्टी को उड़ा ले जाएगा, शब्द आप ढूंढते रह जाएंगे। जो आप विचारते हैं कि ये करना है, ये बनूंगा, ऐसा करूंगा, वो गीली मिट्टी पर लिखे हुए शब्द की माध्य तत्व की तरह हैं। पानी का बहाव आएगा, उसे बहा ले जाएगा, फिर आप ढूंढते रहिएगा कहाँ क्या लिखा था, क्या सोचा था, क्या विचारा था। संकल्प कीजिए, सम्यकल्प, सम्य जोड़ कल्प, संयम कल्प, जो व्रजवत होता है, पत्थर की तरह जिस पर किसी हवा पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संकल्प, और ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो, वैसा संकल्प कीजिए। अब ये नहीं कि सोच लिया कि हाँ 2-4 साल करता हूँ, नाटक वाटक थिएटर करता हूँ, थोड़ा ट्राई करूंगा टीवी ओवी में भी, और नहीं होगा तो बाबूजी का तो मेडिकल शॉप है ही है, मेडिकल का दुकान चलाऊंगा। मतलब आपके पास विकल्प है। देखता हूँ 2-4 साल ट्राई करता हूँ, नहीं होगा तो बाबूजी का परचून का दुकान है, परचून का दुकान चलाऊंगा। देखता हूँ कुछ दिन करता हूँ, नहीं होगा तो खेती तो कर ही रहा हूँ। नहीं, ये वो संकल्प है जिसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। विकल्प लेकर मत आइएगा। ये कला है, ये संस्कृति है, ये परंपरा है, ये औषधि है, ये जीवन है, ये भाव है, ये रस है। ये दो यथार्थों का मिलन है। एक यथार्थ वो जो चरित्र अभिनय कर रहा है, कहानी का जो नाटक का चरित्र है वो अभिनय कर रहा है, उस चरित्र का अपना एक यथार्थ है, उसकी अपनी परिस्थिति है, अपना काल है, अपना समय है, अपनी अवस्था है। उस चरित्र का यथार्थ और दूसरा यथार्थ उस प्रेक्षक का, उस दर्शक का जो नाटक देखने आया है। ये दो यथार्थों का मिलन है नाटक। ये यथार्थों का मिलन क्या है? यही तो कला है, यही तो औषधि है जो एक्टर को भी प्रसन्न करता है, ठीक करता है, अच्छा करता है, अच्छा महसूस करवाता है, स्वस्थ रखता है, संतुष्ट रखता है। और जो प्रेक्षक नाटक देखने आए हैं, जो दर्शक,
उन्हें भी संतुष्ट रखता है, उन्हें भी रसास्वादन होता है। ये दो यथार्थ जब मिलते हैं कला के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, अभिनेता के माध्यम से, जो भावों से जो रस की निष्पत्ति हुई उसके माध्यम से, एक्टर मंच पे प्रेमालाप चल रहा है, प्रेमालाप का दृश्य चल रहा है, और जो दर्शक आया वो पत्नी से झगड़ के आया है। देखिए, दो अलग अलग यथार्थ है। मंच पर प्रेमालाप का दृश्य है और दर्शक आया है पत्नी से झगड़ के। उसके बाद भी उसे रसास्वादन हो रहा है, उस रस की अनुभूति हो रही है उसे। ये कला है। कला वो है जो दर्शक को भी संतुष्ट करे और एक्टर को भी संतुष्ट करे, शिल्पकार को भी संतुष्ट करे, चित्रकार को भी संतुष्ट करे, गायक को भी संतुष्ट करे, तबला वादक को भी संतुष्ट करे, वाद्य यंत्र बजाने वाले को भी संतुष्ट करे, लिखने वाले को भी संतुष्ट करे। कला एक सचमुच औषधि है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने इतने सुंदर विषय को लेकर ये व्याख्यान रखा है, और मैं इसका हिस्सा बन रहा हूँ, इस व्याख्यान का आप सबसे बातें कर रहा हूँ। इस विषय पर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मन को भी जानना बहुत आवश्यक है। मन से बड़ा रोग कुछ नहीं है और मन से बड़ी औषधि कुछ नहीं है। मन से बड़ा रोग और मन से बड़ी औषधि कुछ नहीं है, इसलिए मन को भी जानना है। दो मन हैं, चेतन अवचेतन। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था है। हम जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ रिहर्सल कर रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, जो कुछ विश्लेषण कर रहे हैं, ये सब चेतन मन कर रहा है। और ये सब कुछ कर करा के ये अवचेतन मन को दे देता है। अवचेतन मन एक गोदाम की तरह है। चेतन मन की शक्ति केवल 10 से 15% है। 85% शक्ति अवचेतन मन के पास है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी विचारते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, वो अवचेतन मन के मानस पटल पर अंकित हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद वो अवचेतन मन वो फलीभूत कर देता है। आपके सामने वही बातें खड़ी हो जाती हैं, वही होने लगता है, और आपको लगता है जो सोचा था वही हो रहा है। ये समझना है। हम बार बार रिहर्सल करते हैं, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक रिहर्सल करते हैं। हर 2 रिहर्सल के बीच हमें 24 घंटा का समय मिलता है अपने कैरेक्टर के बारे में सोचने के लिए, अपने को कैरेक्टर्स के बारे में सोचने के लिए, पूरे नाटक के बारे में सोचने के लिए। और फिर हम सोच के दूसरा रिहर्सल ज्वाइन करते हैं, रिहर्सल शुरू करते हैं। वो रिहर्सल खत्म होता है, तीसरा रिहर्सल, फिर 24 घंटा समय मिला हमें सोचने के लिए। ये क्रम हमारा महीना, 1.5 महीना तक चलता है, 2 महीने, जब तक नाटक हमारा ओपन ना हो जाए। इस बीच जितना कुछ हम सीखते हैं, हर 24 घंटे के बाद वो चेतन मन और चेतन मन में स्टोर करते जाता है। वो सीखा हुआ सब कुछ
इसीलिए तो रिपीट शो के वक्त ज़्यादा रिहर्सल की आवश्यकता नहीं होती। लाइंस कर लेते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार करना होता है। समय की कमी है, अगर अभिनेता उपलब्ध नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो अपना लाइंस करते हुए आ रहा है वो कहीं से और सीधे सीधे शो करता है, वो कहाँ से आता है? वो अपने सीखे हुए उस 40-50 दिनों का जो अवचेतन मन में जो स्टोर किया था, उसी को निकाल के इस्तेमाल करता है अवचेतन मन से। हर कुछ मनुष्य सीखता है चेतन मन से, अवचेतन मन में रहता है और मनुष्य जीवन भर उसका उपयोग करता रहता है। कहते हैं ना, बड़ा सीजन्ड एक्टर है यार, बड़ा कमाल करता है, ये तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है। वो क्या है? वो सब चेतन मन और अवचेतन मन का खेल है, ये समझना पड़ेगा। मन से बड़ा रोग नहीं और मन से बड़ी औषधि नहीं। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन प्रसन्न रखता है, मन ही आपको आत्मा तक ले जाता है। याद रखिएगा कि आत्मा सबसे सूक्ष्म है। एक एक्टर को अपने स्वभाव को त्याग कर पर स्वभाव का ग्रहण करना पड़ता है। जिस चरित्र को वो कर रहा है उस चरित्र का स्वभाव ग्रहण करना पड़ता है। वो ग्रहण कौन करता है? मन ही करता है। मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति, वृत्ति और अभिनय का मां और पुत्र के जैसा संबंध है। जो चित्त की वृत्ति है, जो मन की वृत्ति है, उस वृत्ति और अभिनेता के अभिनय का जो संबंध है वो मां और शिशु की तरह है। दोनों के बीच जो वात्सल्य होता है वही वृत्ति और अभिनय के बीच है। ये समझना होगा। आप करिए, आप स्वस्थ भी रहिएगा, अच्छा परफॉर्म भी कीजिएगा। अच्छा परफॉर्म कीजिएगा तो प्रसन्न रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा तो संतुष्ट होइएगा, और संतुष्ट होइएगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा और सीखने का मन करेगा और करने का मन करेगा। चलिए अब इस सत्र को यहीं समाप्त करता हूं। कोरोना का समय है, बहुत विषम परिस्थिति है, पूरा संसार जो है त्रस्त है। भारतवर्ष हमारे देश में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। संयम बरतने की आवश्यकता है, अनुशासित रहने की आवश्यकता है। इस समय संयम, अनुशासन सबसे बड़ी औषधि है। कला के साथ जुड़िए, कला बहुत बड़ी औषधि है। समाज को कला के साथ जुड़ना पड़ेगा। कला के साथ जुड़ने के बाद चाहे किसी भी विधा की कला हो, कोई भी विधा हो, अनुशासित बना देता है, संयमी बना देता है, एकाग्रचित कर देता है, ऊर्जा का केंद्रीकरण करना सिखा देता है, ऊर्जा संरक्षण सिखा देता है, समय का प्रबंध सिखा देता है। किसी तरह की कला के साथ, किसी भी कला की कोई भी विधा हो, उसके साथ जुड़िए। नाटक करने से अधिक नाटक देखना आवश्यक है। नाटक देखिए, नाटक पढ़िए, कविता पढ़िए, ये सब औषधि हैं। जोर जोर से बोल बोल के पढ़िए, 80 साल तक आवाज कांपेगी नहीं। आवाज में वही ओज, वही तेज, वही ग्रेन्स होंगे। तो इस समय अनुशासन की आवश्यकता है, संयम बरतने की आवश्यकता है। लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, 3, 4 हुआ, अब ये अनलॉक 1 चल रहा है। अनलॉक 1 का मतलब ये नहीं कि बाहर निकल के कूदने लगे,
10-10 लोग मिलने लगे, दूरी नहीं रख रहे हैं। नहीं, अनलॉक का मतलब यह है कि दूरी बनाए रखें, मास्क पहने रखें। मास्क नहीं है तो गमछा रखिए। देखिए हमने भी रखा है, गमछा रखिए, मास्क लगाइए, घर में भी लगाइए। कोई भी दूसरा व्यक्ति कहीं भी दरवाजे पे भी आता है, दरवाजा खोलते हैं तो मास्क लगा के रखिए। ये मत समझिए कि अपना आदमी है यार, इससे तो ठीक नहीं। कौन क्या कैसा कोई लक्षण पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि एक लक्षण है ही नहीं कोरोना का, ये वो विषाणु है, बहुत भयानक है। सरकार जो कुछ भी कह रही है, कर रही है, वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। और जितने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, सेना है, सफाई कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, एनजीओज हैं, सबका रिस्पेक्ट कीजिए, हाथ जोड़ के, सर आंखों पे बिठाइए, क्योंकि हमारे लिए कार्यरत हैं, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए खड़े हैं धूप में। सेना का सम्मान कीजिए, पुलिस का सम्मान कीजिए। -डिग्री टेम्परेचर में सेना हमारी खड़ी रहती है, सिलचर में और शिलोंग में और सिक्किम में, -डिग्री टेम्परेचर में। सम्मान करना सीखिए, अनुशासित रहिए, संयम बरतिए। ठीक है, तो मैं अभी अपने सभी शब्दों को, जितने शब्दों को हमने बोला, स्वर व्यंजन मात्राएं, सबको प्रणाम करता हूं। शब्द ब्रह्म है, नक्षरती अक्षरा, अक्षर का कभी क्षय नहीं होता। सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, कला विधा को प्रणाम करता हूं, अपने नाट्यशास्त्र को प्रणाम करता हूं, नाट्य को प्रणाम करता हूं, रंगकर्म को प्रणाम करता हूं, आप सभी रंगकर्मी को प्रणाम करता हूं, और जितने श्रोता हमें देख रहे हैं और जितने दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं। प्रणाम, जय हिंद।